बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो जुडिशल कमीशन की जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया था और जिसकी सरबराही काज़ी फ़ायज़ ईसा को दी गई थी, उस जुडिशल कमीशन को कल हमारी तवक्को और हमारी ख़बरों के ऐन मुताबिक जो एक 5 रुकनी बेंच था, जिसके अंदर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान मिस्टर उमर अताब बंदयाल, इसके साथ-साथ जस्टिस एजाज़ुल एहसन, मुनीब अख्तर, शाहिद वहीद और जस्टिस रिज़वी जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने उसे उड़ा के रख दिया और उन्होंने उसमें बहुत सी कानूनी पेचीदगियों को निकाला और उन्होंने उसको स्टे दे दिया। हुक्म इम्तना जो है वो 31 मई तक है और उसको काम से रोक दिया गया। आज ये हुआ कि गैर मुतवक्को तौर पे उस कमीशन का, जिसकी सरबराही जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान कर रहे हैं, आज उसका दोबारा से एक इजलास हुआ और उस इजलास में जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान से कुछ सवालात किए और उनसे ये पूछा कि हमने सुना है कि कोई हुक्म जो है, कोई आर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने उनको कल के उस फैसले के बारे में बाकायदा तौर पे आगाह किया। इस पे काज़ी फ़ायज़ ईसा का इस्तफ़सार ये था कि आप इस फैसले को पढ़ के सुनाएँ। पढ़ के सुनाने के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए और मंसूर उस्मान आवान जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे ये भी दरियाफ़्त किया कि कल जब ये फ़ैसला हुआ तो क्या उस 5 रुकनी बेंच की जानिब से आपको बाकायदा नोटिस किया गया था या नहीं? तो मंसूर उस्मान आवान साहब ने उस पे ये बयान दिया कि मुझे ज़ुबानी वर्बली बुलाया गया था और मैं उस पे चला गया था, जिस पे काज़ी फ़ायज़ ईसा ने बड़ी हैरानी का इज़हार किया। लेकिन एट द एंड ये हुआ कि अपने उस खूबसूरत और रोशन माज़ी को मद्देनज़र रखते हुए काज़ी साहब चूँकि बड़े आइन पसंद और ईमानदार जजेज़ में उनका शुमार किया जाता है, तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि हम बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के पाबंद हैं और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें मज़ीद इस पे काम करने से रोक दिया है, तो जब तक हमारे पास सरकारी तौर पे कोई मज़ीद ऑर्डर नहीं आ जाता या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाती इस सिलसिले में, इस हवाले से, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। अब कल जो फैसला इस 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने की थी, आपको याद होगा कि कल उनको ये भी कहा गया था कि आप इस बेंच में इस वजह से भी ना बैठें, आप तो इसकी सरबराही कर रहे हैं कि वो जो ऑडियो लीक्स हैं उसमें आपकी खुशदामन, आपकी सास माजबीन नून साहिबा जो है वो भी हैं और उनको बाकायदा कमीशन की तरफ से तलब भी किया गया है। और आज बाकायदा जब इस कमीशन का वो एक किस्म का आखिरी इजलास हुआ, तो इसमें जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको आर्टिकल 4 जो है, उसमें ये ज़िक्र किया गया और उसमें ये बताया गया कि जज जो है वो किसी भी ऐसे केस को नहीं सुन सकता जिसमें उसके किसी भी रिश्तेदार के हवाले से बात की जा रही हो या कि उसके किसी रिश्तेदार का केस हो। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट है, उनकी सास हैं, उनकी मर्ज़ी है, तो उन्होंने इस सारी चीज़ों को बालाए ताक रखा और बहरहाल उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस बेंच की सरबराही की है, बल्कि उस सरबराही की रोशनी में उन्होंने इस कमीशन को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया और उसके ऊपर हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। अब बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे नाराज़ किस्म के लोग, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक तहरीक-ए-इंसाफ से है, या वो लोग जो कि पाकिस्तान की अदलिया के उन अफराद को जिन्हें आइन पसंद जजेस कहा जाता है, उनके बारे में ठट्ठे उड़ाते रहते हैं, फ़ौज के बारे में बड़ी ज़ुबान दराज़ी करते रहते हैं, उनके लिए इन 2 दिनों में एक बड़ा वाज़ेह जवाब है। ख़ास तौर पे वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये तो बड़ा ज़ुल्म होगा कि वो जो मासूम हैं, जिन्होंने 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर तोड़-फोड़ की थी और ख़ास तौर पे फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए या उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी भी किस्म की जो केसेस हैं वो नहीं चलने चाहिए। वो बड़े जुल्म की बात है। तो अब आप बताएं कि जो कुछ इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया में हो रहा है, जो कुछ ख़ास तौर पे एक सियासी जमात को ख़ास तौर पे नवाजने के लिए किया जा रहा है, उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं, जबकि अदलिया अपने आप को अब एक ऐसे मोड़ पे ले आई है कि अब बिल्कुल जो एक लेमहन है, जो एक आम आदमी है, जो हम जैसे लोग हैं, वो भी बाकायदा बेंच को देख के,
बेंच का जो पैनल बैठा होता है, जो शक्लें वहाँ पे होती हैं, जो मुअज़्ज़ज़ चेहरे वहाँ पे जस्टिस साहिबान के होते हैं, आप बाकायदा उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। सो यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पे मेरे समेत बहुत से दोस्तों ने आपको कल के फ़ैसले के बारे में परसों ही बता दिया था कि फ़ैसला ये आएगा कि अब ये जो 5 रुकनी बेंच बैठा है, ये चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ़ का बड़ा हामी है, मौजूदा हुकूमत के बड़े ख़िलाफ़ है, तो ये इस कमीशन को उड़ा के रख देगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब इस हालत में कि जब आप उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखें जिन्हें इंसाफ और कानून के तकाज़े कहा जाता है, तो फिर आप को कुछ ऐसी अदालतों की कमी महसूस होती है कि जो हर लिहाज से वाक़ई इंडिपेंडेंट हो। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है, तो मिलिट्री कोर्ट्स ये नहीं है कि 9 मई के वाक़यात के बाद इजाद की गई हैं या उनको नए सिरे से कोई एक चीज़ निकाली गई। जैसे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बैक हासिल थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी। तहरीक-ए-इंसाफ की। अब चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ खुद बड़ी मुश्किल में है, खान साहब खुद बड़े तन्हाई में जा चुके हैं और हर रोज़ ख़िज़ां में जिस तरह दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बड़े-बड़े बुर्ज जो हैं, वो उस पे हम बाद में आते हैं कि आज उस सिलसिले में कौन-कौन जो है या कल शाम तक जो है वो कौन-कौन तहरीक-ए-इंसाफ से अलग हुआ था। तो अब ये है कि अब कुछ कानूनी लोग हैं कि जिनकी एक टीम है जो बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया की ये जो एक धड़ा है, जो हम ख्याल जजेस हैं, इनको बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। 3 नाम उसमें बड़े ख़ास हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद के सदर आबिद ज़ुबैरी हैं, दूसरा शुएब शाहीन है और तीसरा हामिद खान है। तो ये तीनों वकील जो हैं ख़ास तौर पे ये वो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि जो मौर्रिख़ जब इनको लिखेगा और जब तारीख़ आने वाली नस्लों को पढ़ाएगी तो शायद वो अल्फाज कुछ अच्छे नहीं होंगे, उन अल्फाज का रंग कुछ अच्छा नहीं होगा। और कानून के रास्ते में, कानून की इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो रुकावटें हैं और इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें हैं, इसमें तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा हायल थी। और अब ये जो 3 शख्सियात हैं, हामिद खान, आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन, इन लोगों ने बाकायदा इसकी बैक पे जाके खड़े हो गए हैं। तो इसलिए अब फौजी अदालतों का क़याम जो है वो ज़रूरी था, ताकि वहाँ पे कोई शुएब शाहीन, कोई हामिद खान, कोई आबिद ज़ुबैरी ना हो, वहाँ पे कोई ऐसा जज ना हो जो सिर्फ इस वजह से कानूनी तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए हर चीज़ को उड़ा के रखते कि वहाँ उस केस के अंदर उसकी सास, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी बहू, उसका बेटा, उसका भाई, उसका कोई चचा, मामा, फूफा, ताया या कोई भी रिश्तेदार शामिल है। बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स जो होंगी वो ऐन इंसाफ के उसूलों के मुताबिक फैसले करेंगी और यही इस वक्त अवाम की आवाज़ है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के चले जाने का ताल्लुक है, अब 9 मई के बाद अब आके बहुत से लोगों का ज़मीर जो है वो जाग गया है। कल हमने कुछ लोगों का ज़िक्र जो है वो आपसे किया था। कुछ ऐसे नाम भी हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोगों से तो खान साहब ने खुद लाताल्लुकी का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को तो मैं जानता भी नहीं, यानी मेरी ही जमात के वो इलेक्टेबल्स जिनकी वजह से मेरी हुकूमत कायम थी, उनको एंड पे इमरान खान ने क्रेडिट ये कह के दिया कि उनको तो मैं जानता भी नहीं। हाँ, अलबत्ता आमिर कियानी के जाने का मुझे बड़ा अफसोस है, आपको याद होगा वो बयान। तो अब जो है वो फिरदौस आशिक़ आवान चूँकि बड़ी एक ज़माने साज़ किस्म की औरत है और वो इस तरह की चीज़ों की ताक में रहती है, तो फ़ौरन ही वो भागी-भागी उसने भी आके ये ऐलान कर दिया फिरदौस आशिक़ आवान साहिबा ने कि अब मेरा भी इस जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि फिरदौस आशिक़ आवान के बारे में हलकों के अंदर ये भी कहा जा रहा था कि पीटीआई खुद इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब फिरदौस आशिक़ आवान जो है वो हमारी जान छोड़े। तो बहरहाल वो जो जान है वो भी छोड़ दी गई। चंद दिन पहले हीरो बनने की कोशिश की थी अली ज़ैदी ने, और आपको बयान याद होगा कि मेरे माथे में गोली मार दें और जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहरहाल वो जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात कहते हैं वो हो गया और अली ज़ैदी जो हैं वो भी अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। टक्कर के इन लोगों की इस जमात में पहले तो शहबाज गिल भागा था, आपको मालूम है। इनके किराए के साफियों में साबिर शाकिर तो पहले ही भाग चुका है, मोईद पीरज़ादा भी बाहर ही छुपा हुआ है। चंद लोग ऐसे हैं जो यहाँ हैं जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मैं ना उनका नाम ले रहा हूँ ना उनका नाम लेना चाहिए। कंवल शोज़ब का जो नाम है वो हालिया जो लेटेस्ट ऑडियो लीक है उसमें मौजूद था और उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह था कि कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं वो लोगों को हाँक के ले जा रही थी जीएचक्यू की तरफ। तो कंवल
शोज़ब जो है वो मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गई हैं। परवेज़ इलाही अब इस वक़्त जो पंजाब पुलिस है वो बुनियादी तौर पे 2 किस्म के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। एक तो वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और आपको मालूम है कि वो काफ़ी अरसे से जारी है और उसमें बड़ी कामयाबियाँ भी अभी तक पंजाब पुलिस को मिली हैं। अब कच्चे के डाकुओं के अलावा जो पक्के के डाकू हैं, और ये नाम मैं नहीं ले रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये डाकू का जो खिताब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने इस खिताब से नवाजा था। तो अब ये 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन है। एक कच्चे के डाकुओं का है जिसमें बहरहाल कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां, कुछ हलाकतें, कुछ मुकाबले वो डेली की बुनियाद पे हो रहे हैं। लेकिन पक्के के डाकू कुछ ज़्यादा पक्के हैं शायद, कि जो अब ना आपको पता लगता है कि नज़र नहीं आ रहे, और उनके 3-4 दफ़ा मुआसरा हो चुका है उनके घर का। ज़हूर इलाही को रोड को भी दोनों साइड से बंद कर दिया जाता है, लेकिन चौधरी साहब को ना मिलना है और ना अभी तक मिले हैं। रात को राना सनाउल्लाह ने एक टीवी टॉक शो में अलबत्ता इस बात का इजहार किया था कि ये कब तक भागेंगे और आखिर ये एक दिन बाहर आएंगे और ये पकड़े जाएंगे। तो देखें कि अब इस ऑपरेशन में क्या होता है। कच्चे का ऑपरेशन तो हम देख रहे हैं, अब पक्के का ऑपरेशन जो है वो हमने देखना है। एक और नाम जिसने रोते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक मशहूर गवैया, एक मशहूर गुलकार इबरारुल हक। अब इबरारुल हक को आप देखें कि इबरारुल हक का जो सफ़र है, जो कैरियर है, वो बिल्लो के घर से शुरू हुआ था। आपको वो गाना याद होगा। और होर चुपो गन्ने इस पे आके ख़त्म हुआ। तो ये जो एक पट्टी बनती है बिल्लो के घर से होर चुपो गन्ने के दरमियान तक, इसके बीच में लोगों के शादी ब्याह के फंक्शन हैं, लोगों के पर्सनल फंक्शंस हैं, कुछ नाच गाने। तो जिसका भी दिल करता था और जिसका भी दिल करता है वो इब्राहिम हक को, मैं तो इन्हें खान साहब कहूँगा, वैसे ये अपने नाम के साथ सियासी पोस्टरों पे वड़ाइच लिखते हैं, चौधरी इब्राहिम हक वड़ाइच। लेकिन चूँकि गवैये हैं तो खान साहब जो हैं, इनको ये कुछ ऐसे लीडर पैदा हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सलमान अहमद का नाम भी इसमें से एक है, कि जिनसे आप लीडरी भी करवाएं और जिनसे आप एंटरटेनमेंट भी लें। आप जब चाहें इन्हें बुकिंग पे अपने घर भी ले जाएं, चाहे आप मुखालिफ पार्टी से क्यों ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है गाने वाले जो हैं वो तो अपना पेट पालते हैं गा के और नाच के और नचा के। तो खान इब्राहिम हक साहब जो हैं उनका भी ताल्लुक इसी कबीले से है। तो बहरहाल वो लीडर बने हुए थे। हालात ये थे, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी एक जलसे के अंदर उन्होंने बाकायदा इस बात का इज़हार किया कि यार आप क्या मुझे गुलकार गुलकार कहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने भरी महफिल में उन्हें डांटा। उन्हें कहा कि हम तब तक तुम्हें गुलकार ही कहेंगे जब तक कि तुम जीत नहीं जाते। और आपको मालूम है कि इनके मुकाबले में नारोवाल के हल्के में एहसन इकबाल है, और एहसन इकबाल को ये आज तक हरा नहीं सके। और इनकी अपना मेंटल लेवल ये है कि एहसन इकबाल साहब को जब दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जब उन पर गोली चलाई गई, तो इन्होंने इब्रारुल हक खान साहब ने उस गोली को जस्टिफाई किया था, ये कह के कि शायद वो गोली मारने वाले ने ठीक किया था। लेकिन आज जब इनके अपने ऊपर आई है तो अब इनके आंसू निकल रहे हैं, और ये रुखसत भी हुए हैं तो गा के रुखसत हुए हैं। और इन्होंने फरार की कोशिश भी की मुल्क से, लेकिन इनका पासपोर्ट जो है उसको भी मनसूख कर दिया गया हुआ है और इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में है। तो ये मुल्क से भागने में बहरहाल कामयाब नहीं हुए। इमरान खान साहब की रियासत मदीना के मेरिट का ये हाल था कि पाकिस्तान में बड़ा ही शानदार किस्म का एक आलमी इदारा जो पूरी दुनिया के तकरीबन मैक्सिमम ममालिक में काम कर रहा है, अंजुमन हिलाल अहमर, जो कि मेडिकल के शोबे के अंदर ख़ासतौर पर ब्लड डोनेशन के हवाले से और जंगी हालात में, मुश्किल वाले हालात में, किसी कुदरती आफत की सूरत में आगे बढ़ के मदद करता है। इस हारे हुए शख्स को, इलेक्शन हारे हुए इस गुलकार को, इब्रारुल हक को, इमरान खान के दौरे हुकूमत में अंजुमन हिलाल अहमर रेड क्रिसेंट का चेयरमैन मुकर्रर किया गया हुआ था। और बस ये बंदर बांट थी जो लोगों के अंदर बांट दी गई थी, और बाहर जो आपके और हमारे बच्चों के लिए जो नारा था वो मेरिट का नारा था, वो रियासत मदीना का नारा था। अदालतों का हाल आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन अब मिलिट्री कोर्ट्स भी जो हैं वो बनाई गई हैं। मेरिट का मैंने आपको बता दिया, और अब नाम इतने हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों के कि अगर वो मैं करूँगा तो शायद ये व्लॉग जो है वो कई घंटों पे मुहित हो जाएगा। आज आखिर में मैं 2 ऐसी चीज़ों का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जो एथिकली
हुकूमत की जानिब से जो हैं वो सही नहीं है, वो बहुत गलत हैं, ज़्यादती की बात है। एक तो ये कि कल जो अब्दुल कादिर पटेल हैं, उनकी जानिब वज़ीर सेहत जो हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इमरान खान की एक मुबैयना मेडिकल रिपोर्ट जब उनको गिरफ्तार किया गया था उसका जिक्र किया गया, और उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि खान साहब का जो यूरिन है उससे और उनके ब्लड से हमें पता चल गया इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि वो शराब का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और नशे का, कोकेन का उन्होंने जिक्र किया, इस्तेमाल करते हैं, और वो ज़हनी तौर पे भी मरीज़ हैं और वो लीडरशिप के काबिल वगैरह वगैरह। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब डूबती कश्ती है और आखिरी हिचकोले खा रही है, आखिरी सांसें ले रही है, और आपको मालूम है कि अगले चंद हफ्तों में, अब ये महीनों की बात भी नहीं रही, ये दिनों और हफ्तों की बात है कि ये पार्टी मुकम्मल तौर पे जहाँ से आई थी उसी रास्ते वापस ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो चुकी है। और अब तो टिकट होल्डर्स वो जो आज से चंद दिन पहले टिकट्स के लिए लड़ रहे थे, हमने आपको गुलरेज अफजल चंद और कमर खान की फाइट, मतलब फाइट कोई लड़ाई नहीं, यानी जद्दोजहद के बारे में बताया भी था। अब वही टिकट होल्डर जो मोबाइल फ़ोन बाहर दे के अंदर मुलाकातें कर रहे थे, जो करोड़ों रुपया दे रहे थे और जिसमें बड़े-बड़े नाम थे, वो उन्हीं टिकट्स को वापस कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में जब आपको नज़र आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ इज़ गोइंग टू बी नो मोर, तो इसके बावजूद इस तरह की चीज़ें, और ये मुझे नहीं मालूम कि किस कानून के तहत इन्होंने किया है, ये एथिकली अखलाकी तौर पे बड़ा खिलाफ है। आप ने क्यों किसी शख्स का, वो एक पर्सनल चीज़ थी, हुकूमती मामला था, आप अदालत में ले जाते जहाँ मर्जी करते, लेकिन आपने उसकी पूरी ओनरशिप लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये किया है तो आपने बहुत बड़ी ज़्यादती इमरान खान के साथ की है कि आपने ऐसे तो फिर अगर राज खुलेंगे, ऐसे तो फिर अगर चीज़ें निकलेंगी तो बहुत से ऐसे नाम भी सामने आएंगे कि अगर उनका यूरिन और ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। और दूसरी चीज़ ये की गई कि आज ख़ास तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर वॉल ऑफ शेम जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से कायम की गई है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की तस्वीरें हैं, फ़र्दन फ़र्दन भी लगाई गई हैं। लाहौर में भी ये किया गया है, उसमें ख़वातीन की भी हैं, मर्दों की भी हैं, उनके ऊपर लानत भेजी गई और उनके चेहरों के ऊपर जूते बनाए गए हैं, ऐसे जूतों के निशान, और नीचे लिखा गया है कि ये गद्दार वतन है। तो ऐसा मत करें, ये कल आपके साथ भी हो सकता है। ये जो लोटे हैं वो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ में ही लोटे नहीं थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी, नून में भी बहुत से लोटे हैं, काफ लीग में भी बहुत से लोटे हैं, पीपल्स पार्टी में भी बहुत से लोटे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग ही तो ज़्यादातर लोटे होके तहरीक-ए-इंसाफ में गए थे, जो यकीनन अब दोबारा इसी पार्टी की तरफ उड़ान भरेंगे। एक आखिरी चीज़ जिसने रियासत मदीना के दावेदारों का एक और पोल खोला, अल्लाह ना करे कि हमारे फैमिली में या हमारे बच्चों में किसी की नज़र उस पे पड़े, लेकिन इफ्तिखार दुर्रानी जो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी जो बेहुदा वीडियो आई है, जो कि लग ये रहा है कि किसी होटल का कमरा है और शायद किसी खुफिया जगह पे वो कैमरा नस्ब था, उसमें मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, पीटीआई की ही एक खातून के साथ वो एक बरहना वीडियो है, जो कि ना देखने के काबिल है। तो ये वो शख्स है जो चंद दिन पहले औरतों की ज़्यादती के हवाले से बात कर रहा था और औरतों की ज़्यादती के हवाले से बड़े भाषण दे रहा था, लेकिन इसका अपना किरदार इतना गलीज़ है कि इस पे इसको डूब के मर जाना चाहिए। और ये वो चीज़ें थीं कि जिस पे हम कहते थे कि ये पार्टी जो है, इसने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, लेकिन दर हकीकत इनमें बद किरदारी भी है, करप्शन भी है, और इनका जो रियासत मदीना का दावा है, वो बस एक दावा है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।